गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने पढ़ाए थे खुदीराम बोस के पार्ट 1 और आज हम पढ़ाएंगे पार्ट 2। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ाए थे कि खुदीराम कैसे किंग्सफोर्ड की बग्गी को बॉम्ब से उड़ाकर भाग निकलता है और उसके साथ प्रफुल्ल जो दोनों मिलकर भागते हैं और नंगे पैर भागते हैं अपने चप्पलें छोड़कर। तो जो देखते हैं उन्हें पता चल जाता है कि जिन्होंने ये बॉम्ब ब्लास्ट किया है वे नंगे पैर थे। तो जब वो स्टेशन पर पानी पी रहे होते हैं वहाँ दो सिपाही खड़े रहते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो खुदीराम बोलते हैं मुझे बांकीपुर जाना है। तब तुम क्यों बेनी पर क्यों उतर गए, तुम्हें तो मुजफ्फरपुर उतरना था। तो दो सिपाही बोलते हैं तुम बेनी पर क्यों उतर गए, तुम्हें तो मुजफ्फरपुर उतरना था अगर तुम्हें बांकीपुर जाना है तो खुदीराम जवाब देने में हकलाने लगे क्योंकि उन्हें बहुत डर लगा था, उनका उम्र भी बहुत कम था। तो वो डर के हकलाने लगे, मुझे बड़ी ज़ोरों से प्यास लग रही थी इसलिए मैं यहाँ उतर गया। कहकर वे सिपाहियों से अपने को छुड़ाने की कोशिश करने लगे। उसी वक्त दो सिपाही क्या कर रहे थे, दोनों ओर से घेर चुके थे उसको और उसे पकड़े रखे थे। तो वो जाने की कोशिश कर रहा था, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगे खुदीराम। लेकिन तब तक सिपाही उन्हें अच्छी तरह पकड़ चुके थे। खुदीराम को अपनी जेब से पिस्तौल निकालने का मौका भी नहीं मिला। खुदीराम के जेब में पिस्तौल था क्योंकि वो तो किंग्सफोर्ड को मारने के लिए दो हथियार लाए थे, एक बॉम्ब था और दूसरा पिस्तौल था। वो इतने ज़ोर से जकड़ा हुआ था कि वो अपने जेब से पिस्तौल भी नहीं निकाल पा रहे थे। सिपाहियों ने उनकी तलाशी ली तो उन्हें दो पिस्तौल मिली। एक तो 37 राउंड बुलेट का था और 30 रुपये भी थे। भारतीय रेलवे का एक नक्शा और रेलवे टाइम टेबल एक था, एक पन्ना। तो उनके पास क्या मिला, पिस्तौल मिला, दो पिस्तौल मिले और बुलेट मिले, 30 रुपये मिले, रेलवे का नक्शा और रेलवे का टाइम टेबल। इतना सारा सामान उसके पॉकेट से, जेब से मिला। दूसरी ओर प्रफुल्ल सारी रात चलते हुए दूसरे रास्ते से समस्तीपुर पहुँचे। तो प्रफुल्ल क्या करता है, प्रफुल्ल एक रास्ते में जाता है और खुदीराम एक रास्ते में जाता है और खुदीराम पकड़ा जाता है। वहाँ उन्होंने कपड़े बदले और मोकामा घाट का टिकट लेकर ट्रेन में सवार हो गए। तो प्रफुल्ल पकड़ा नहीं गया था, वो वहाँ से मकामा घाट का टिकट लेकर ट्रेन चढ़ गया। कंपार्टमेंट में नंदलाल बनर्जी नामक एक गुप्तचर से उनकी भेंट हुई। तो प्रफुल्ल के साथ एक गुप्तचर की भेंट हुई। उसने प्रफुल्ल से दोस्ती कर ली। बातचीत के दरमियान उसे प्रफुल्ल पर संदेह हो गया। उस गुप्तचर को प्रफुल्ल पर संदेह होता है। तो मोकामा घाट पर सिपाहियों को बुलवाकर उसने प्रफुल्ल को गिरफ्तार करवा दिया। लेकिन प्रफुल्ल उन सबसे ताकतवर निकले। उन्होंने अपने को छुड़ा लिया और प्लेटफॉर्म पर ही अपनी पिस्तौल से अपनी ठुड्डी और गर्दन के बीच गोली मार दी। वे शहीद हो गए। तो प्रफुल्ल क्या करता है, प्रफुल्ल जो गुप्तचर के साथ बैठकर बातें करता है, जो कि उनका नाम था बनर्जी, नंदलाल बनर्जी जो गुप्तचर था, उस गुप्तचर को प्रफुल्ल पर संदेह हो जाता है और स्टेशन पर वो क्या करता है, दो सिपाहियों को इसके बारे में बोलता है और पकड़ा जाता है प्रफुल्ल। फिर भी वो अपने आप को छुड़ाकर क्या करता है, खुद को गोली मार देता है और वहाँ शहीद हो जाता है। खुदीराम मुजफ्फरपुर लाए गए। खुदीराम को उस दोनों सिपाहियों ने पकड़ लिया था और वो उन्हें कहाँ ले गए, मुजफ्फरपुर। अब ट्रेन से उतरे वे पूरी तरह शांत थे, चेहरे पर भोली मुस्कुराहट, क्योंकि वो तो उन्हें तो पता ही चल गया था कि अब मैं तो पकड़ा ही गया हूँ, अब मेरी मौत निश्चित है। तो चेहरे पर मुस्कुराहट, स्थिर कदम और आत्मविश्वास से भरे। पुलिस वैन पर चढ़ने के पहले
उन्होंने वंदे मातरम का नारा लगाया। पुलिस के वैन पर जो गाड़ी होती है वहाँ चढ़ने के पहले उन्होंने वंदे मातरम का नारा लगाया। अगले दिन 2 मई को खुदीराम को मुजफ्फरपुर के तत्कालीन जिलाधीश वुडमैन के कोर्ट में हाजिर किया गया। उस समय मुजफ्फरपुर के तत्कालीन जिलाधीश थे वुडमैन, और वहाँ कोर्ट में हाजिर किया गया क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा अपराध जो किया था, बॉम्ब ब्लास्ट किया था। वहाँ उन्होंने ये स्वीकार किया कि वे मुजफ्फरपुर सिर्फ किंग्सफोर्ड को मारने ही आए थे, क्योंकि किंग्सफोर्ड हिंदुस्तानियों पर अत्याचार करने और यातनाएं देने के लिए कुख्यात था। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वे सिर्फ किंग्सफोर्ड को मारने के लिए आए थे, क्योंकि वो भारतीयों पर, हिंदुस्तानियों के ऊपर अत्याचार करता था और बेमौत उन्हें सज़ा देता था। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने 30 अप्रैल की रात बग्गी पर यह सोचकर बम फेंका था कि उस पर किंग्सफोर्ड होंगे। उन्हें ये जानकर अपार पीड़ा हुई कि 2 निर्दोष महिलाओं की जान चली गई। तो खुदीराम बोलते हैं कि मैंने किंग्सफोर्ड समझकर ही उसके बग्गी पर बम फेंका था और 2 महिलाएं, निर्दोष महिलाएं मर गए। इसके लिए मुझे बहुत खेद है, मुझे बहुत दुख है। अदालत में उपेंद्र नाथ सेन नामक बंगाली अधिवक्ता मौजूद थे। तो उसी वक्त अदालत में उपेंद्र नाथ सेन नामक बंगाली अधिवक्ता मौजूद थे, जो तब के मशहूर अंग्रेजी दैनिक बंगाली के मुजफ्फरपुर स्थित संवाददाता थे। तो वो जो उपेंद्र नाथ सेन थे वो एक अच्छे और दैनिक संवाददाता थे, बंगाली संवाददाता थे। उन्होंने अपनी रपट में लिखा था, जब हम अदालत पहुँचे, एक 15 या 16 वर्ष का खूबसूरत लड़का कटघरे में खड़ा था। वो लड़का वहाँ उपस्थित बंगाली अधिवक्ताओं की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। वो बहुत प्यारा दिख रहा था। हालांकि वो सांवले रंग का था, लेकिन उसका आकर्षण चेहरा उसके प्रति स्नेह पैदा कर रहा था। एक सिपाही ने उसके लिए कुछ मिठाइयाँ, पानी का जग और गिलास छोड़ रखा था, लेकिन उसने उन्हें छुआ तक नहीं। तो जो संवाददाता क्या करते हैं, संवाद लिखते हैं, संवाद छपवाते हैं। तो वो बंगाली जो संवाददाता थे उपेंद्र नाथ सेन, वे अपने खबर कागज़ में लिखते हैं कि अदालत में हम जब पहुँचे, कटघरे में 15-16 साल का एक लड़का था। इतना गोरा नहीं था, सांवला रंग का था, पर उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। दिखने में बहुत अच्छा था, प्यारा था और उसका चेहरा बहुत आकर्षण था। और सिपाहियों ने उनके लिए क्या लाया था, एक सिपाही उसके लिए कुछ मिठाइयाँ और जग में पानी रखा था, पर उस लड़के ने उस मिठाई और पानी को छुआ तक नहीं। खुदीराम ने अपने खिलाफ लगाए गए सारे आरोपों को बेहिचक स्वीकार कर लिया। सिर्फ एक बार वे थोड़े उत्तेजित दिखे जब किंग्सफोर्ड गवाह के रूप में कटघरे में खड़ा हुआ। तो उन्होंने क्या क्या जो जुर्म किए थे उन्होंने स्वीकार कर लिया, पर थोड़ा गुस्सा आया जब किंग्सफोर्ड को कटघरे में खड़ा देखकर उन्हें गुस्सा आया। तब खुदीराम सीधा खामोश निगाहों से काफ़ी देर तक उसे देखते रहे। किंग्सफोर्ड अपनी नज़रें चुराने लगा था, क्योंकि किंग्सफोर्ड ने सच में ही बुरा किया था हिंदुस्तानों के लोगों के साथ। सतीश चंद्र चक्रवर्ती रंगपुर से खुदीराम की ओर से वकालत करने आए थे। तो सतीश चंद्र चक्रवर्ती रंगपुर से आए थे, जो कि खुदीराम की ओर से वकालत करने। जज की अनुमति मिलने पर उन्होंने खुदीराम से बातचीत की थी, जो संजीवनी के 18 जून के अंक में छपी थी। उसमें से कुछ अंश इस प्रकार हैं। तो खुदीराम के जो वकील थे सतीश चंद्र चक्रवर्ती, उन्होंने खुदीराम से बातचीत की, ऐसा कैसे हुआ और तुमने ऐसा कैसा किया, ये सब बारे में बातचीत की। तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? तो ऐसे सवाल पूछेंगे। तो पूछते हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? क्यों? मैं क्यों डरूंगा? तो ये बोलते हैं, खुदीराम बोलते हैं, क्यों, मैं क्यों डरूंगा?
क्या तुमने गीता पढ़ी है? क्या तुमने गीता पढ़ी है? खुदीराम बोलते हैं, हाँ मैंने पढ़ी है। क्या तुम जानते हो हम कुछ वकील रंगपुर से तुम्हें बचाने यहाँ आए हैं? तो वकील बोलते हैं, क्या तुम्हें पता है हम रंगपुर से तुम्हें सिर्फ बचाने के लिए ही यहाँ आए हैं, लेकिन तुमने अपने खिलाफ लगाए सारे आरोपों को स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार किया? तो वकील साहब बोलते हैं, तुमने तो अपने ऊपर लगाए सारे आरोपों को स्वीकार कर लिया, तो क्यों स्वीकार कर लिया? हम तुम्हें कैसे बचाएंगे? मैं आरोपों को स्वीकार क्यों नहीं करूँगा? तो खुदीराम बोलते हैं, मैंने तो वो सब किया है, तो मैंने स्वीकार करके कुछ भी गलत नहीं किया है। उत्तर से वे निर्बाक रह गए। मतलब वो वकील समझते थे कोई ऐसा दोषी नहीं है कि वो जेल जाना चाहता हो, तो वो सीधा सीधा अपने जवाब सच सच बोल रहे थे। ऐसा देखकर वकील दंग रह गया, हैरान रह गया। मुकदमे के दौरान खुदीराम बेफिक्र और निष्पृष्ट रहते थे। मतलब उन्हें कुछ डर नहीं लगता था, भय नहीं लगता था। कोर्ट के प्रति उसकी कार्रवाई के प्रति उनकी उदासीनता देखकर जज भी चिड़सा रह गया। तो जज भी ऐसे देखते थे कि इस बालक के अंदर डर नहीं है, भय नहीं है, वो ना डरे अपने आप को कोर्ट के हवाले कर रहा है। उसने अपने फैसले में लिखा, मुझे कोई कारण नहीं दिखता है कि मैं कोई हल्की सज़ा दूँ, और मुझे इच्छा नहीं कि मैं कैदी की बेचैनी और डर को लंबे समय तक खींचूं। तो ऐसी सज़ा एक ही थी, फांसी। तो जज बोलते हैं कि इसे मैं क्या सज़ा दूँ? इसकी सज़ा है फांसी। खुदीराम वैसे ही शांत, निर्भीक और मुस्कुराते हुए खड़े रहे। जज को विस्मय हुआ। तो जब जज ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई, क्योंकि उन्होंने एक विस्फोरण किया था और 2 निर्दोष मासूमों की जान गई थी, इसके लिए जज ने खुदीराम को फांसी की सज़ा सुनाई। और फांसी की सज़ा सुनते ही खुदीराम को कुछ भी नहीं हुआ, वो सिर्फ मुस्कुराते ही रहे। तो जज विस्मय होकर पूछते हैं, तुम्हें पता है तुम्हें क्या सज़ा मिली है? तो खुदीराम को पूछते हैं, तुम्हें पता है तुम्हें क्या सज़ा मिली है? खुदीराम बोलते हैं, हाँ मुझे मालूम है। कोर्ट में उपस्थित सारे लोग दंग रह गए। तुम 7 दिनों के अंदर अपील कर सकते हो। तुम 7 दिनों के अंदर अपील कर सकते हो। क्या अपील करना है? कि मुझे अपनी गुनाहों की माफ़ी चाहिए। लेकिन खुदीराम ने उसकी बातों की ओर ध्यान न देते हुए कहा, मुझे यहाँ उपस्थित लोगों से कुछ कहना है, लेकिन तुम्हें मैं इसके लिए कोई वक्त नहीं दूंगा और ना ही मैं सुनना ही चाहता हूँ, जज ने कहा। तो खुदीराम बोलते हैं, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। पर जज बोलते हैं, मैं तुम्हें थोड़ा सा भी वक्त नहीं दूंगा लोगों से बात करने के लिए। खुदीराम ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं बता सकता हूँ कि वो बम कैसे बनाया गया था। तो वो हंसते हंसते बोलता है, अगर मुझे आप थोड़ा सा वक्त दे देंगे तो मैं बोल दूँगा कि बम कैसा बना हुआ था। वाह क्या बहादुरी है! समीप खड़े एक ब्रिटिश सर्जेंट के मुँह से बेसख्त निकल गया। तो सामने वहाँ खड़े एक ब्रिटिश के मुंह से निकल गया, वाह क्या लड़का है, क्या बहादुर लड़का है। जज के फैसले के बाद एक नील्हे ने अपने बगल में खड़े एक बंगाली युवक से पूछा, क्या तुम बंगाली हो? हाँ। जज के फैसले के बाद एक लड़का पूछता है दूसरे से, क्या तुम बंगाली हो? हाँ। तब तुम्हें अपने इस भाई के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। तो एक आदमी दूसरे को बोलता है, ये तो बंगाली लड़का है, तो तुम्हें भी उसी के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। हालांकि खुदीराम की जरा भी इच्छा नहीं थी कि वे सज़ा के विरुद्ध अपील करें, लेकिन वकीलों ने इन्हें समझाया कि अगर अपील के बाद फांसी आजीवन करवाया जा सके, कारावास में बदल जाए, तो उन्हें देश सेवा में और भी मौका मिलेंगे। तो वकीलों ने
खुदीराम को तो जो भी सज़ा दो उन्हें मंजूर था, लेकिन जो वकील आए थे उनके लिए वे बोलते थे कि अगर खुदीराम को फांसी के बदले आजीवन कारावास हो तो उन्हें देश की सेवा के लिए कुछ समय ज़्यादा मिल जाएगा, बाद में स्थिति बदल जाए तो छूट भी सकता है क्योंकि उसका उम्र ज़्यादा नहीं है। खुदीराम इस दबाव के कारण तैयार हुए, लेकिन हाईकोर्ट ने भी उनकी सज़ा बहाल रखी। वकीलों ने वाइसराय के यहाँ भी अपील की, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि ब्रिटिश तो हिंदुस्तानियों के ऊपर सज़ा बरकरार रखना चाहती थी। तो सज़ा बहाल रही और फांसी की तारीख 11 अगस्त 1908 तक तय की गई। तो जहाँ भी अपील करते वकीलें जहाँ भी अपील करते सज़ा माफ़ करने के लिए, वहाँ ठुकरा जाता और वहाँ फांसी की सज़ा ही सुनाई जाती थी। तो फांसी कब होनी थी? 11 अगस्त 1908 को। खुदीराम ने अपनी बहन अपरूपा देवी और उनके बच्चों से मिलने की इच्छा प्रकट की थी, जो कि अपरूपा देवी जो ये लिखती हैं, जिसने खुदीराम को 3 मुट्ठी खुदी से खरीदा था। तो खुदीराम आखिरी समय में बोलते हैं कि मुझे अपनी बड़ी बहन अपरूपा देवी और उनके बच्चों से मिलना है। इस प्रसंग में साहित्यकार शैलेश दे ने लिखा है, फांसी के पहले खुदीराम ने अपनी बहन से मुलाकात करनी चाहती, लेकिन अपरूपा देवी के लिए ये संभव नहीं था। शायद उन्हें अनुमति नहीं मिली, लेकिन वो मुस्लिम महिला जिसने कभी खुदीराम को आश्रय दिया था, उससे मिलने मुजफ्फरपुर आई थी। तो लेखक बोलते हैं, और एक लेखक साहित्यकार लिखते हैं कि जब खुदीराम अपने बहन से मिलने की चाह रखते हैं, उनको इजाज़त नहीं मिलती या फिर उनकी बहन अपरूपा देवी उनसे नहीं मिल पाती हैं, फिर भी एक मुस्लिम महिला जिसने खुदीराम को अपने घर में आश्रय दिया था, वो मिलने आती हैं। 11 अगस्त को फांसी होनी थी। उनके एक दिन पहले एक वकील कालिदास बसु उनसे मिलने जेल आए थे। कालिदास बसु नामक एक वकील एक दिन पहले उनसे मिलने आए थे। उस समय की प्रतिष्ठित पत्रिका संजीवनी में उस मुलाकात का जिक्र इस प्रकार है, खुदीराम को आज की रात्रि के अंतिम पहर फांसी पर चढ़ाया जाना था, लेकिन उनके चेहरे की रौनक और ताजगी में ज़रा भी फर्क नहीं आया। तो किसी को दुख तो होता है फांसी होने पर, फिर भी खुदीराम को थोड़ा सा भी दुख नहीं था। उनका चेहरा खिल गया था, उनकी चेहरे पर रौनक आ गई थी। कालिदास बसु को देख उन्होंने कहा था, प्राचीन काल में जिस तरह से राजपूत औरतों चिता के आग में बिना किसी भय से कूद जाती हैं, मैं भी उसी निर्भीकता के साथ मरूंगा, और वही हुआ। तो खुदीराम बोलते हैं, प्राचीन काल में, पुराने ज़माने में जैसे राजपूत औरतें बिना किसी डर के चिता में बैठ जाती थी, उसी तरह मैं भी निर्भीक होकर मरूंगा। फांसी सुबह 6 बजे होनी थी। करीब 5 बजे अत्यष्टि संबंधित सामग्रियों के साथ मैं जेल के गेट पर पहुंचा। मैंने देखी कि चारों ओर रास्तों पर भीड़ थी। बहुतों के हाथों में फूलमालाएं थी। जैसे ही जेल के दूसरे दरवाजे से हम अंदर आए, हमारी नज़र थोड़ी दूर पर टहनी और हमारी नज़र थोड़ी दूर पर दाहिनी ओर ज़मीन के करीब 15 फीट ऊंची फांसी के तख्ते पर पड़ी। तो लेखिका जो अपरूपा देवी बोलती हैं, जब हम पहुँचे तो हमने देखा कि फांसी का तख्त सामने खड़ा था। लोहे के 2 मोटी खंभों पर लोहे की एक छड़ बंधी हुई थी। उस पर चढ़ के बीचों बीच एक मोटी रस्सी लटकी थी। तो यहाँ ऐसा वर्णन किया गया है कि फांसी का जो स्थान था वो कैसा दिखता था।
जिसके दूसरे सिरे पर फंदा था। तभी हमने देखा कि 4 सिपाही खुदीराम को अपने साथ ला रहे हैं। खुदीराम आगे थे। ऐसा लग रहा था कि वे ही सिपाहियों को अपने साथ फांसी के तख्त पर ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा था कि सिपाही उसे ले जा रहे हैं, लग रहा था वो सिपाही को ले रहे हैं। हमारी ओर देख वे मुस्कुराए। उन्होंने स्नान कर लिया था। अपनी उंगलियों से अपने काले लंबे घुंघराले बालों को, जो जेल में और ज़्यादा लंबे हो गए थे, संवार लिया था। तो खुदीराम ने फांसी से पहले स्नान कर लिया था, अपने काले घुंघराले बालों को संवार लिए थे। एक बार फिर उन्होंने हम लोगों की तरफ देखा। फिर उनके कदम दृढ़ता के साथ फांसी के तख्ते पर और बढ़ गए। जब वे ऊपर चढ़े, उनके हाथ रस्सियों से पीछे बांध दिए गए। जब वो तख्त पर चढ़ गए, फांसी देने के स्थान पर उनके 2 हाथ पीछे बांध दिए गए। एक हरी टोपी सिर पर डाल दिया गया। अब उनका चेहरा गर्दन तक ढक गया था। क्या करते हैं, दोनों हाथ को पीछे बांध देते हैं और गर्दन को एक हरी टोपी से ढक देते हैं। फंदे को गर्दन में डालकर उसे कस दिया जाता है। खुदीराम उसी तरह खड़े रहे, निश्चल, जरा भी नहीं हिले। बुढ़मैन ने जल्लाद को देखा और रुमाल हिलाकर संकेत दिया। जल्लाद ने वहाँ कोने में लगे हैंडल को घुमा दिया। तख्ता खिसक चुका था। कुछ ही क्षणों में खुदीराम का शरीर आंखों से ओझल हो गया। तो जल्लाद क्या करता है, तख्त को खींचता है और खुदीराम को फांसी हो जाती है और खुदीराम देखते ही देखते आंखों से ओझल हो जाता है। विदेशी शासकों ने सबको शमशान घाट ले जाने का रास्ता भी तय कर रखा था। हजारों देशी लोग सुरक्षा व्यवस्थाओं को धता बताते हुए रास्ते के दोनों ओर हाथों में फूल लिए खड़े थे। कोलकाता में स्कूल कॉलेज के छात्रों ने उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया। तो लेखिका बोलते हैं, जब खुदीराम को फांसी हुआ उस दिन, जब अंग्रेज़ सरकार खुदीराम के शव को स्मशान ले जा रहे थे, उसी रास्ते पर बहुत सारे लोग, स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं वहाँ फूल मालाएं लेके खड़े थे, क्योंकि उन्होंने निडर होकर एक हमारे देश के जो किंग्सफोर्ड को जो मारने की कोशिश की थी, उन्होंने अपने आप स्वीकार भी कर लिया था कि मैंने किंग्सफोर्ड को, जिसने हिंदुस्तानी के ऊपर अत्याचार किया था, उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन बेमौत किसी निर्दोष की जान चली गई, मुझे सज़ा दे दो। तो इस अमर शहीद को उस दिन सज़ा मिली 11 अगस्त 1908 को।